हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल इग्नो डिकोडेड। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है BMP3 मैनेजिंग इंटरनेशनल बिजनेस। नाम से पता चल रहा है कि हमें इसमें इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज करना है। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन। तो यार इंटरनेशनल बिजनेस जो है हम क्यों करते हैं, रीज़न यही है कि कोई भी बिज़नेस अगर हम कर रहे हैं तो उसका एक ही मोटिव रहता है, वो होता है प्रॉफिट। उसे अपना प्रॉफिट चाहिए, गेन चाहिए। तो जाहिर सी बात है बिज़नेस करेगा तो वो अपनी सर्विसेज देगा, कुछ अपनी कमोडिटी सेल करेगा, गुड्स सेल करेगा। तो इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि वो दूसरी कंट्री में वो सेल कर रहे हैं। मैंने इजी डेफिनेशन भी बना के लिखी है, ये डेफिनेशन आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो इसमें आप एग्जाम्पल भी बना के लिखिएगा, जैसे आप एग्जाम्पल दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है जो कि यूएसए की कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले जो है वो इंडिया में आ गए अपना बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए, जिससे कि जो इंडिया के कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज अवेल कर सके, उनके सॉफ्टवेयर ख़रीद सके, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप जितने भी है सारी सर्विसेज वो अपनी ले सके। अब हम बात करने वाले इम्पोर्टेंस की कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है। इम्पोर्टेंस, स्कोप, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे जो है काफ़ी सिमिलर है। पहले हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, एक्सपेंड्स मार्केट। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल लिया, पहले वो बिज़नेस यूएसए में करती थी। अब उसने देखा कि यूएसए में हमारा बिज़नेस बहुत बढ़िया चल रहा है, चलो अब हम इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, जिन्हें कोडिंग वगैरह करनी है। इन्होंने उन्हें टारगेट किया, उन्हें अपने फीचर्स वगैरह बताए और यहाँ पे अपना माल बेच के चले गए। इंक्रीजेस प्रॉफिट। अब जाहिर सी बात है कि ये यूएसए में भी बिज़नेस कर रहे हैं, अभी इंडिया में ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो इनकी प्रॉफिट बढ़ेगी और ये जितना भी प्रॉफिट होगा ये अपने होमलैंड लेके जाएंगे, यानी कि यूएसए लेके जाएंगे। थर्ड पॉइंट है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितनी भी एमएनसीज होती है, यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जैसे कि हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की बात करी, इनका एक ही जो है मुद्दा रहता है कि इन्हें मिनिमम रिसोर्सेज की वेस्टेज करनी है, मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। कुछ ऐसा करो जिससे हमारी कम से कम रिसोर्सेज वेस्ट हो और मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट जो है हो जाए। अब हम बात करने वाले इनोवेशन की। तो इनोवेशन को मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। हम सब टूथब्रश यूज़ करते हैं, लेकिन हम मैनुअल टूथब्रश यूज़ करते हैं, जिससे कि हम हाथ से यूज़ करते हैं। एक कंपनी आई, उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक टूथब्रश अपना बना दिया, उसका उन्होंने प्राइसिंग भी ले लिया प्रीमियम। तो जो वो पर्सन होगा या जो वो स्टार्टअप होगी, जो कंपनी होगी, उन्होंने जब ये आइडिया सोचा होगा तो उन्होंने ये सोचा होगा कि जो कस्टमर्स हैं उन्हें उनका पैसा बचे, उनका टाइम बचे। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बिजनेसमैन है, सपोज एक एग्जांपल के लिए, उसके पास टाइम कम है, तो उसने सोचा चलो यार एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश ले लेते हैं, इससे हमारा टाइम जो है बच जाएगा। और ऐसी चीज़ों के लिए लोग पैसे देने को भी रेडी रहते हैं। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। तो जाहिर सी बात है कि जैसे कोई एमएनसी आ गई इंडिया में, तो जैसे कोई हमारी इंडियन कंपनी है, वो किसी पर्सन को 20,000 रुपये दे रही है, तो एमएनसी का एक स्टैंडर्ड होता है, वो सपोज़ 40,000 में स्टार्टिंग सैलरी रख रही है। जो पर्सन पहले 20,000 रुपये जो अर्न करता था, वो सपोज़ ऑटो से ट्रैवल कर रहा है। अब जैसे ही उसके पास पैसा 40,000 रुपया आ गया, उसने बोला कि भाई अब मैं ऑटो से नहीं जाऊंगा, ऑटो में बहुत गर्मी लगती है, अब मैं अपने लिए एक कार ले लूँगा ईएमआई पे। तो वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेगा और कहीं ना कहीं इससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ ही रहा है। काफ़ी लोग आईफोन भी ख़रीद लेते हैं, पहले वो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, फिर जैसे ही उनका पैसा आया वो तुरंत आईफोन पे शिफ्ट हो जाते हैं। चीप रॉ मटेरियल। तो जो एमएनसीज होती है, वो जब अपना बिज़नेस किसी दूसरी कंट्री में कर रही है, डेवलपिंग कंट्री में कर रही है, तो उनका एक ये भी मुद्दा रहता है कि भाई रॉ मटेरियल कहाँ सस्ता मिल रहा है। अब अगर हम भारत की बात करें तो वो एक मिनरल डेंस कंट्री है। भारत में कोल, आयरन, ये सब बहुत हाई मात्रा में मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज़ है, भिलाई स्टील हो गई या जो भी अदर स्टील की कंपनी हो गई, वो अपना बिज़नेस, अपना प्रोडक्शन झारखंड, बंगाल, उन सब रीजन में करती है, क्योंकि वहाँ पे जो है रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो अवेलेबल रहता है, कॉस्ट भी कम होती है, लेबर भी जो है मिल जाता है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। चलो यार अब हम
कवर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें मैंने कुल 5 पॉइंट इसके लिखे हैं, फिर मैं स्कोप समझा दूँगी आपको। तो इसके साथ ऑलमोस्ट हमारा यूनिट 1 ख़त्म ही हो जाएगा, इसके बाद थोड़े से और टॉपिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो अब हम इसे ऐसे समझेंगे कि जैसे कोई MNC जो कि विदेशी कंपनी है, जब वो इंडिया में आ रही है तो इंडिया का जो कल्चर है जाहिर सी बात है फ़ॉरेन से अलग ही है। जैसे कल्चरल डिफरेंस में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी KFC का। KFC एक अमेरिकन कंपनी है जो कि मोस्टली मीट बेस्ड आइटम बेचती है, जैसे कि चिकन बेचते हैं, मटन बेचते हैं, जो भी अदर मीट्स है वो सब बेचते हैं। जैसे ही KFC इंडिया में आई, उन्होंने ये देखा कि इंडिया में लोग वेजिटेरियन ज़्यादा है, वेज खाना कंज्यूम करते हैं, तो उन्होंने अपने मील को उसके अकॉर्डिंग चेंज किया। उन्हें पता था कि अगर मील चेंज करेंगे नहीं तो हमारी दाल इंडिया में गलेगी नहीं। हायर रिस्क, तो हायर रिस्क में हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो, अगर इसमें एग्जांपल मैं आपको दूंगी मिस्टर बीस्ट का। मिस्टर बीस्ट वो यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब पे मैक्सिमम सब्सक्राइबर आई थिंक 500 मिलियन जितने भी है। उन्होंने अपनी चॉकलेट लॉन्च करी फीस्टेबल्स। तो रिस्क इसलिए क्योंकि उसने क्या किया, उसने इम्पोर्टेड चॉकलेट्स इंडिया में चिपका दी। जो भी USA में उसका प्रोडक्शन हुआ था और उसने इंडिया में उस चॉकलेट को चिपका दिया और उसने कोलैबोरेशन कर लिया कैरी मिनाती और जितने भी यूट्यूबर्स हैं। उसका सामान यहाँ पे बिका नहीं क्योंकि पहले तो बहुत एक्सपेंसिव है। एक 400 रुपये की चॉकलेट कोई आम पर्सन रोज़ रोज़ नहीं ले सकता। 1 टाइम बाई लोगों ने करी, उस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था इनका सामान, लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने ख़रीदना बंद कर दिया। ब्लिंकिट वगैरह, ज़ेप्टो वगैरह उन्होंने रखना भी बंद कर दिया। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ये एग्जांपल्स भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। कंपटीशन, तो जाहिर सी बात है, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही MNC है, बहुत सारी MNC होती है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी पिज़्ज़ा का। पिज़्ज़ा में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज़ हैं, तो हमेशा कंपटीशन रहता ही है इन दोनों के बीच। जैसे आप अगर आउटलेट्स में देखो तो क्या होता है कि जहाँ डोमिनोज़ ओपन होता है वहीं पे पिज़्ज़ा हट ओपन हो जाता है, तो इनका इंटरनली एक कंपटीशन भी रहता ही है। लार्ज स्केल ऑपरेशन, तो आपको पता है कि इनका लार्ज स्केल ऑपरेशन भी होता है। अब जैसे आप देख लो कि इनके काफ़ी सारे आउटलेट्स होते हैं, काफ़ी सारे इनके फ्रेंचाइजीज़ होते हैं। यूज़ ऑफ फॉरेन करेंसी, तो ये जितने भी इंटरनेशनल बिजनेसेस है ये अपनी फॉरेन करेंसी में करेंगे जो कि है डॉलर। तो इसकी वजह से जो हमारा एक्सचेंज रेट भी हमारा कहीं ना कहीं गिर जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी शायद $1 इक्वल टू 96 रुपीज़ है या 97 रुपीज़ है, तो कहीं ना कहीं हमारा रुपया गिर रहा है। तो आप समझ ही रहे इससे। अब हम बात करेंगे स्कोप की कि इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप क्या क्या है। तो पहले तो इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहे हैं। इंपोर्ट क्या होता है कि बेसिकली मैं आपको इंडिया के एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे इंडिया अगर चाइना से कोई सामान परचेज़ कर रहा है, सपोज़ प्लास्टिक का कोई सामान परचेज़ कर रहा है, तो वो हो गया इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में ये होगा कि जैसे हम अपने कपड़े वगैरह हम सेल कर रहे हैं, USA में बेच रहे हैं, UK में बेच रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट कि हमने सामान दूसरी फॉरेन कंट्री को बेच दिया। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें क्या यार, देखो फॉरेन से कितना इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ रहा है, वही होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ किसी मोबाइल कंपनी का, जैसे कि सैमसंग ले लेते हैं। तो सैमसंग अगर इंडिया में आ रहा है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, अपनी मशीन यूज़ करेगा, जो भी अपना यूज़ करते हैं, PLC वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, PLC तो खैर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जो भी मतलब अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे इंडिया में लेके आ जाएंगे। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग, अब जाहिर सी बात है कोई अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, लोग कंपनी के बारे में नहीं जानेंगे। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं वेंडी बर्गर का। इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में धड़ल्ले पे प्रमोशन किया, इन्होंने कैंपेन चलाई, इन्होंने फ्री में अपने कार्ड्स बांटे। इससे क्या हुआ, लोग इसे जानने लगे, इनका बिल्कुल बढ़िया प्रमोशन हो गया। इन्होंने कोलैबोरेशन भी किया था। ट्रेड इन सर्विसेज, तो ट्रेड इन सर्विसेज में हमारी सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब हो गया। ट्रेड में क्या होता है, बेसिकली गिव एंड टेक रिलेशन होता है कि आप पेमेंट दे रहे हो, उसके बदले आपको सर्विसेज आप अवेल कर पाओगे। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कि इंटरनेशनल बिजनेस के फॉर्म्स क्या है, टाइप्स क्या है। तो पहला इसमें है इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग।
तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सपोर्टिंग क्या है और इम्पोर्टिंग क्या है। मैंने आपको जैसे इंडिया चाइना का एग्जांपल दिया था। सपोज़ अगर हम चाइना से कोई सामान परचेज़ कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेड हो गया, और एक्सपोर्टिंग में जैसे कि इंडिया अपने क्लोथ्स वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है किसी दूसरी कंट्री को, यूएसए या यूके, तो वो हमारा एक्सपोर्ट हो गया, हमने अपना सामान जो है दूसरी कंट्री को बेच दिया। लाइसेंसिंग की बात हम करेंगे कि जैसे सपोज़ एक कंपनी है, वो दूसरी कंपनी को अपना कोई पेटेंट दे देता है या फिर प्रोडक्ट दे देता है, एक्सचेंज ऑफ सम मनी या रॉयल्टी। अब हम बात करेंगे फ्रेंचाइजिंग की। इसका एग्जांपल मैं दूंगी मैकडोनल्ड्स का। तो मैकडोनल्ड्स बर्गर जो है, मोस्टली आपने जो आउटलेट्स देखे होंगे वो होती है फ्रेंचाइजी। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने पेटेंट या जो भी अपना मेकिंग प्रोसेस है किसी दूसरी कंपनी को दे देता है। इसमें आप कोको कोला का एग्जांपल भी ले सकते हैं। कोका कोला क्या करता है, उसका जो है टाई अप है वरुण बेवरेज के साथ। तो बेसिकली वरुण बेवरेज को जो है उनका फॉर्मूला पता है कि कैसे कोका कोला बनाना है, वो ड्रिंक कैसे बनानी है, और उसके अकॉर्डिंग वो बना के दे देते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये मैंने आपको समझा दिया है, आप उसे बना के लिख सकते हैं। जॉइंट वेंचर, तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपनी का इसमें टाई अप करके वो अपना कुछ करते हैं। ई कॉमर्स, जैसे कि हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, जेप्टो हो गया, मीशो हो गया। तो यही है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना सामान बेचते हैं। जैसे कि लीवाइस भी हो गया कि वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो अपना सामान जो है चिपकाना चाहती है कस्टमर्स को। रीजंस फॉर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बोले हैं, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस में, स्कोप में, और एक और था कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका आप बना के इसमें लिख सकते हैं कि क्या रीज़न है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का। पहले आप ये लिख सकते हो कि चीप लेबर हो गया, 2-3 पॉइंट्स ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग लिख दो। प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इसके मैंने कुछ 8 पॉइंट मैंने इसके रेडी कर दिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। मार्केट रिसर्च, कि भाई मार्केट के बारे में रिसर्च करूँ कि मार्केट में क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या डिमांड में चल रहा है। जैसे बीच में कश्मीरी बैंगल्स का काफ़ी ट्रेंड था, तो जो उस बिज़नेस में आया उसने प्रॉपर प्रॉफिट उसने अपना कमाया ही। सिलेक्शन, कि भाई क्या कैटेगरी है, कौन पर्सन क्या चाह रहा है, उसके बारे में थोड़ा आपको स्टडी करना है। लीगल कॉम्प्लायंस, जो कंपनी फॉरेन कंपनी है जो कि इंडिया में बिज़नेस करना चाहती है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट है, जितनी भी फॉर्मेलिटी है, पेमेंट है, टैक्सेशन है, उसके बारे में प्रॉपर होना चाहिए लीगल कॉम्प्लायंस। प्रोडक्ट प्राइसिंग, अब एक कंपनी जो यूएसए की है, वो यूएसए की प्राइस में इंडिया में अगर बेचेगी तो उसका बिज़नेस कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया में लोगों की इनकम कम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है करना पड़ता है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कम है, लेबर भी सस्ता मिल रहा है, तो सामान आप सस्ता रखोगे ही। चूजिंग मोड ऑफ एंट्री, तो इसमें कौन सी मोड होगी एंट्री की, वो इसमें बेसिकली हम चूज़ करते हैं। मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें आपका मार्केट आपका कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, वेयर हाउसिंग क्या होगा, इसके बारे में बेसिकली हम जो है देखते हैं। लॉजिस्टिक एंड पेमेंट अरेंजमेंट, तो इसमें मैं आपको फ्लिपकार्ट का एग्जांपल देती हूँ। जो फ्लिपकार्ट है उसने टाई अप किया है ई कार्ट लॉजिस्टिक्स के साथ, जिससे कि उनका जो सामान हो वो ईज़िली डिलीवर हो जाए, उन्हें कोई ज़्यादा हेडेक ना हो। तो यही बेसिकली लॉजिस्टिक्स है, उनका काम है डिलीवरी वगैरह ये सब जो है देखना। परफॉर्मेंस एवेलुएशन, देखो अब आपने जब अपना सामान अपने बेचना है, उसके बाद आपको देखना भी है कि कस्टमर की राय क्या है, क्या कस्टमर सामान ख़रीद रहा है या फिर उसे सामान अच्छा नहीं लग रहा, उसके रिव्यूज़ लो, फीडबैक लो। तो ऐसे करके परफॉर्मेंस पर भी ध्यान लो, आपको बैठ नहीं जाना एकदम ही। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं। यूनिट 2 में बेसिकली इसमें थ्योरीज़ के बारे में बात हुई है। मर्केंटिलिज्म, आई होप यही इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो ये हमारी थ्योरी है, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है ये। तो जैसे आप एग्जांपल ले लो इसका कि इंडिया में क्या होता है कि अगर हमारे घर में काफ़ी सारा गोल्ड है या काफ़ी सारा सिल्वर है, तो कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि भाई इनकी फाइनेंशियल अच्छी है, फिर हम खुद भी कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा सिल्वर है, तो हमारी फाइनेंशियल अच्छी है। तो जो हमारी नेशन की वेल्थ होती है सॉरी, वो जो है हमारी डिफाइन है बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो जितना गोल्ड है, जितना सिल्वर है,
उससे हमारी नेशन की वेल्थ जो है डिफाइंड है। कहीं ना कहीं ये हमारे इंडिया के कल्चर से मतलब सिमिलर है, हमारे घर में भी ऐसा ही जो है होता है। आप कहीं अगर जा रहे हैं दर्शन करने केदारनाथ, वैष्णो देवी, तो उस टाइम पे भी आपने बहुत लोग देखे हैं जो कि काफ़ी भारी मात्रा में डोनेट करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं गोल्ड का या सिल्वर का। तो अब हम फीचर देखने वाले हैं इसके। तो पहला ये है कि वेल्थ जो हमारा मेज़र है वो इन दी फॉर्म ऑफ प्रीशियस मेटल है, मतलब जितना आपका प्रीशियस मेटल ज़्यादा है उतनी वेल्थ है आपकी इकोनॉमी की, आपकी नेशन की। इसमें सेकंड पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो आपके इम्पोर्ट से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल दें इंडिया का, तो इंडिया जो है वो ज़्यादा सामान इम्पोर्ट करता है और एक्सपोर्ट सामान अपना कम करता है। तो अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ट्रेड। तो गवर्नमेंट को जो है ट्रेड में फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारा सामान इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, फिर आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट की। तो इंपोर्ट को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को आप देख लीजिए, आजकल डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो हर दूसरी कंट्री पर टैरिफ लगा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। तो टैरिफ हम क्यों लगाते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको मोटा मोटा बताती हूँ। देखो, टैरिफ इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट प्रोटेक्ट हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल एग्जांपल से। वैसे तो ये एग्जांपल शायद आपको इतना लगे ना कि यार ये बुक का कोई एग्जांपल है, ये ऐसे मैंने बना के अपना लिखा है। जैसे बात करते हैं जलजीरा। जलजीरा जो है वो इंडिया का काफ़ी फेमस ड्रिंक है। तो पहले के टाइम में जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि आज से 20-25 साल पहले जलजीरा के बहुत आपने ठेले देखे होंगे, जलजीरा का बिजनेस काफ़ी पीक पे था। लेकिन आजकल लोग जलजीरा उतना पीते नहीं हैं, चलो फिर भी पीते हैं लेकिन उस लिमिट तक नहीं पीते। हर दूसरा जेनजी कोल्ड ड्रिंक्स, टी, यही सब पीना चाहता है। आजकल कोई जलजीरा पीना चाहता है नहीं। तो जस्ट एक एग्जांपल है कि अगर सपोज़ गवर्नमेंट बोले कि नहीं, आप लोग पेप्सी कोका कोला नहीं बेचोगे, हम सिर्फ जलजीरा का हम चाहते हैं वो मार्केट बूम करे, तो गवर्नमेंट ने लगा दिया 50% टैक्स ऑन कोका कोला पेप्सी कि हम चाहते हैं कि हमारा जलजीरा ही सेल हो, लोग उससे ज़्यादा परचेज़ करें। तो जस्ट एक एग्जांपल है टैरिफ समझाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिफ्थ पॉइंट है कि ये कॉलोनीज़ को यूज़ करते हैं जिससे कि जो हमारा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है वो हमें मिल सके। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है मर्केंटिलिज्म के। पहला है कि ये हमारे फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स को इग्नोर कर देता है, और दूसरा है कि ये ट्रीट करता है हमारे ट्रेड को एज अ ज़ीरो सम गेम। ये कहता है कि अगर एक कंट्री ने गेन कर लिया तो दूसरी कंट्री का हो गया लॉस। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, अगेन इंडिया चाइना का एग्जाम्पल लेंगे हम। सपोज़ ये कर लो कि इंडिया जो है ज़्यादा सामान परचेज़ कर रहा है चाइना से, तो इसमें चाइना का ही फ़ायदा है, चाइना का गेन हो गया और इंडिया का नुकसान हो गया। तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो इसकी एक बुक है, एडम स्मिथ जी की एक बुक है, उन्होंने ये जो भी थ्योरी है ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, एक बुक है, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, इसके बारे में इसका जिक्र हुआ है। तो ये पूरा जो है आपको बना के लिखना है। आई गेस शॉर्ट नोट ही पूछेंगे इसका, अगर 10 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं बाई चांस, तो मैं ऐसे बताऊंगी आपको कि आप लोग अपना बना के लिख लोगे। तो इससे पहले हमने पढ़ी थी मर्केंटिलिज्म की थ्योरी, जिसमें वो ये कह रहा था कि जो नेशन की वेल्थ है हम उसे डिफाइन करते हैं बाय द एक्यूमुलेटेड गोल्ड एंड सिल्वर प्रेजेंट ओवर देयर। नेशन की वेल्थ जो है डिफाइन हो रही है हमारे जितने भी प्रीशियस मेटल्स है उससे। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो एडम स्मिथ जो है वो ये कहता है कि जैसे सपोज़ इंडिया जो है, इंडिया क्लोथ्स में काफ़ी बढ़िया प्रोडक्शन अपना करती है, और जो यूएसए है वो टेक्नोलॉजी में, मशीन में जो है काफ़ी अच्छा वो अपना कर लेती है। तो इसका ये बोलना है कि कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट इट कैन प्रोड्यूस एफिशिएंटली एंड इम्पोर्ट गुड्स इन विच इट इज़ लेस एफिशिएंट। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे इंडिया और यूएसए का मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जैसे इंडिया क्लोथ्स प्रोडक्शन में जो है एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुका है एक्चुअली, तो उसे जो है क्लोथ्स पे ही फोकस करना चाहिए।
और जितनी भी मशीनरी हो, बाकी सामान हो, वो सिंपली इंपोर्ट कर लो यूएसए से या दूसरे देश से, जिसमें आप अच्छे से अपना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, आपने स्पेशलिटी हासिल कर ली है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, वो चीज़ आप ना क्या करो, उस चीज़ को आप अपना एक्सपोर्ट कर दो, और बाकी चीज़ जो आपको दिक्कत कर रही है प्रोडक्शन में वो आप इंपोर्ट कर लो। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसको आप बना बना के लिख दीजिएगा 5 नंबर में। ये जो टॉपिक है ये यूनिट 3 का टॉपिक है, यहाँ मैंने लिखा भी है यूनिट 3। ये है टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ बैरियर के, तो बेसिकली टैरिफ के बारे में मैंने आपको भी थोड़े से पहले बताया था। तो यार टैरिफ के बारे में मैंने आपको ये कहा था कि एक आपको एग्जांपल दिया था मैंने जल जीरा का, जस्ट थोड़ा समझाने के लिए कि डोमेस्टिक मार्केट को बेसिकली प्रोटेक्ट वगैरह करना। तो टैरिफ क्या होता है, वो एक टैक्स होता है जिसे कि हमारी गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो हमारी जो है प्रोटेक्ट है। वही जलजीरा वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था कि जलजीरा की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोका कोला और जितने भी ब्रांड्स हैं, फैंटा वगैरह, उन पे उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया कि भाई हमें जलजीरा को प्रोटेक्ट करना है, जलजीरा की इंडस्ट्री को बूम करवाना है। जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट लगा रही है टैरिफ, तो ये टैक्स है, गवर्नमेंट के पास ही आएगा, गवर्नमेंट का फ़ायदा ही है। अगर सपोज 50% टैरिफ लगा दिया, फ़ायदा है ना गवर्नमेंट का ही। रेड्यूस द ट्रेड डेफिशिएट। जाहिर सी बात है कि अब गवर्नमेंट ने टैरिफ लगाया तो कस्टमर्स को भी महंगा ही पड़ेगा, तो कस्टमर्स ऐसे प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदेंगे जो महंगा है। अगेन वही वो जलजीरा वाला एग्जांपल, अब बार बार बोलोगे कि आप क्यों जलजीरा वाला एग्जांपल दे रहे हो, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही एग्जांपल आया है। अब लोग जलजीरा पीना चाहेंगे, वो कोका कोला और स्टिंग जो भी है वो उसे पिएंगे नहीं, क्योंकि जलजीरा सस्ता है या लाहौरी जीरा सस्ता है। प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो अगेन डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। सेफ गार्ड स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री। अब इसमें मैं एग्जांपल लूँगी स्टील इंडस्ट्री का। तो जो स्टील इंडस्ट्री है ना, सपोज़ अगर एक फॉरेन कंपनी स्टील इंडस्ट्री में ज़्यादा हिस्सा एक्वायर कर ले, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि यार स्टील इंडस्ट्री जो है वो किसी इंडियन कंपनी के हाथ में ही हो, क्योंकि स्टील हर जगह यूज़ होता है। तो सपोज़ उन्होंने कहा कि अब आप जो भी फॉरेन कंपनीज़ हैं, आप लोग अब स्टील बिजनेस में नहीं आ सकते, या बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दी, डोनाल्ड ट्रंप की तरह 125% टैरिफ या टैक्स लगा दिया। तो इस केस में जो है हमारा सेफ गार्ड हो गया हमारी स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़। चलो यार, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैरिफ के बारे में। तो 3 टाइप के टैरिफ है, स्पेसिफिक, एड वॉलरम और कंपाउंड स्पेसिफिक। तो यार जो स्पेसिफिक टैरिफ है उसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमने 50% टैरिफ लगा दिया चाइना के गुड्स के ऊपर, जितने भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं उस पर लगा दिया। अब आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगी, अगेन मैं डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल दूंगी, क्योंकि उस पर बहुत मीम्स बन रहे हैं। जैसे आपने देखा था कि कुछ महीने पहले, मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने 125% टैरिफ लगा दी चाइना पे। उन्होंने शायद 50% टैरिफ है, ऐसी उनकी न्यूज़ आती रहती है कि वो इस कंट्री पर टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी कंट्री पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो वो यही चाहते हैं कि जो है यूएसए की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो अच्छे से फूले फले। अब बात करेंगे एड वॉलरम की। तो इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, तो जैसे सपोज 15% कोल जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, उसमें 15% टैरिफ लगा दिया, तो ये ऐसा है। अब है हमारा कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, ये बेसिकली स्पेसिफिक और एड वॉलरम का कॉम्बिनेशन है। चलो यार, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, ये हमारा होता है डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आप किसी दुकान में जाते हो, आपने एक बड़ा ही प्यारा सा शो पीस देखा, आपने, खैर ये तो बहुत कम रेट है शो पीस के हिसाब से, 1000 रुपये ले लेते हैं। आपको देख के लगता है कि यार ये शो पीस जो है, कोई शो पीस है, कोई पर्सन की शो पीस है, यार ये 1000 रुपये का तो होगा ही, हमने ये मान लिया। अब हमने जब प्राइस पूछा कि भैया इसका प्राइस कितना है, कितना पेमेंट देना है हमें इस शो पीस के लिए, भैया बोलते हैं कि ये 800 रुपये का है। तो उस टाइम में हम कहते हैं यार बहुत सस्ते में मिल गया,
हमारा तो फ़ायदा हो गया, मुझे लगा 1000 रुपये का है, या फिर हम किसी दूसरे मार्केट में गए हो, हमने देखा कि यार ये तो 1000 में दे रहे हैं, हम किसी दूसरी मार्केट में आ गए, तो कस्टमर का 2000 रुपये का हो गया प्रॉफिट, फ़ायदा हो गया। अब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में। तो ये है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं एग्जांपल लूँगी आइसक्रीम का। तो आपने रास्ते में बहुत सारे फालूदे की शॉप देखी होगी, कुल्फ़ी की शॉप देखी होगी, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक आइसक्रीम शॉप है, मैंने बहुत उसका देखा, उसका नाम है भैरूनाथ। हाँ, मतलब उसकी बहुत सारी मैंने देखा है गाड़ियाँ उसकी रहती है, फालूदा वगैरह वो सेल करते हैं अपना। तो सपोज़ उस पर्सन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक कुल्फ़ी की 10 रुपये है और वो बंदा बेच रहा है उसको 30 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस उसका जो है 30 रुपये है और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपये है, तो उसका 20 रुपये का हो गया फ़ायदा, प्रॉफिट। आप लोग इसे एग्जांपल्स के साथ समझाइएगा तो फिर बेटर रहेगा और कंटेंट भी लंबा रहेगा। जितनी शीट्स लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिलेटेड लिखना, एकदम ही अनरिलेटेड मत लिख देना। तो ये है जो डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड कोटा। ये यूनिट 3 का वो टॉपिक है जो लास्ट है अभी के लिए, इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगा। टैरिफ और कोटा में डिफरेंस है। तो टैरिफ क्या है? ये हमारा टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स। और कोटा क्या है कि आप इतनी स्पेसिफिक क्वांटिटी को आप जो है इम्पोर्ट कर सकते हैं, ये होता है हमारा कोटा। ठीक है, ये जो होता है हमारा जनरेट करता है गवर्नमेंट को रेवेन्यू, और जो हमारा कोटा होता है वो यूजुअली हमारा जनरेट नहीं करता गवर्नमेंट को रेवेन्यू। तो टैरिफ की वजह से जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है, कस्टमर को एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ती है। और कोटा में क्या है, हमारा सप्लाई जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, एक लिमिट तक ही परचेज़ कर पाओगे, उसके बाद नहीं परचेज़ कर पाओगे, और रेट तो यार बढ़ेगा ही। इसमें क्या है, हमारा इंपोर्ट कंटिन्यू होता है तब तक जब तक टैरिफ की पेमेंट हमारी प्रॉपर होती रहती है। यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट शुड नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट। एक लिमिट के बाद इंपोर्ट आपका जो है नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि 10% टैक्स है ऑन द इम्पोर्टेड स्टील। ये टैरिफ का एग्जांपल है, रुक जाओ, हाँ टैरिफ का एग्जांपल, ठीक है। और कोटा में क्या है, सपोज़ मैंने ये बोला है, मैंने नहीं, गवर्नमेंट ने बोला है कि आप सालाना 10,000 टन स्टील आप परचेज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा परचेज़ नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा कोटा हो गया। तो चलो यार, मैंने अभी 3 यूनिट्स कवर करवा दिए हैं, बाकी 3 यूनिट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच यार, आपने वीडियो देखा। अगर आप लोग सजेशंस चाहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसकी जो नोट्स है, मैं आपको नोट्स का भी डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगी या कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगी। थैंक यू सो मच।